नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। कल आपको मैंने बताया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक विश्लेषण व निष्कर्ष है ना। तो सब वही कंटिन्यूटी मैंने सर्किट रख रखा है। टॉपिक लिख देता हूं एक बार में। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक विश्लेषण तथा निष्कर्ष। क्लियर साहब, है ना। अब परिभाषा वाइज देखें आप तो परिभाषा में तो ऐसा आपको लगता नहीं है कि कोई बहुत ही विशेष चीज है। वास्तव में विशेष चीज परिभाषा में नहीं है। अब इस घटना से संबंधित बातों में विशेष चीज है जो आपको ताज्जुब वाली लग सकती है ना। तो लेनार्ड और हॉलबॉक्स दो साइंटिस्ट हैं। मैंने आपको समझा दिया, एक प्रायोगिक अरेंजमेंट है। जितना बड़ा कैथोड वो बना सकते थे उन्होंने अर्ध बेलनाकार ले लिया और उसकी अक्ष पर ये सब छड़ के रूप में यहां पर एनोड रख दिया। दिक् परिवर्तक है। दिक् परिवर्तक से आप ध्रुवता यानी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे अगर मैंने P को S से जोड़ दिया और Q को R से जोड़ दिया तो इस समय अगर आप देखें तो कैथोड कनेक्ट टू P, P कनेक्ट टू S, S कनेक्ट टू पॉजिटिव। तो इस समय कैथोड पॉजिटिव है और एनोड नेगेटिव है। कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव बनाना है तो सब देखो ऐसे बनेंगे। मैं बताता हूं अभी आपको, है ना। अभी कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव हो जाएगा और एनोड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है सर। तो अब देखो कैसे करें। ये दिक् परिवर्तक का आपको शो कर रहा हूं मैंने कि दिक् परिवर्तक में क्या है। अब ये देखो, ये ऐसे जोड़ दी। अब देखें आप, C से P जुड़ रहा है, P से Q और Q जुड़ता है नेगेटिव को। इधर देखें, एनोड कनेक्टेड टू R, R कनेक्टेड टू S, S कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो इस समय एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है ना सर। तो कहने का मतलब अगर पोलैरिटी आपको चेंज करनी हो प्लेटों की तो पोलैरिटी चेंज करने के लिए दिक् परिवर्तक लगा रखा है, वोल्टा को कम ज्यादा करने के लिए व्यवस्था। अब हमें क्या क्या करना है, यानी लेनार्ड और हॉलबॉक्स को क्या क्या करना है। भिन्न भिन्न धातुओं के कैथोड लेने, है ना। भिन्न भिन्न धातुओं के कैथोड लेकर उन पर भिन्न भिन्न आवृत्ति और भिन्न भिन्न तीव्रता का प्रकाश डालना है। फिर प्रयोग में जो भी विश्लेषण आता है उसको आपको मेरे द्वारा सुनाया जा रहा है, जो लेनार्ड हॉलबॉक्स के प्रयोग में विश्लेषण प्राप्त हुआ। क्लियर साहब। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि विश्लेषण में तो 8-10 बातें हैं। 8-10 बातों में कुछ बातें तो लेनार्ड हॉलबॉक्स ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऐसा होने का वजह क्या है, और हम भी समझ जाते हैं, सामान्य बातें हैं। लेकिन उसमें से 4 बातें ऐसी हैं जो लेनार्ड और हॉलबॉक्स समझाने में सक्षम नहीं है प्रकाश की तरंग प्रकृति से, है ना। तो स्वाभाविक है वह बातें फिर इस घटना को ग्लोरीफाई करेंगी, यानी उन बातों से घटना मजबूत होगी। फिर उसका एक्सप्लेनेशन आएगा आपके सामने। देखो अब क्या क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। अपन क्या करते हैं, कैथोड तो कर देते हैं निश्चित, कैथोड को तो चेंज करना। फिर वो क्या बैलेंस, जो सुनाऊंगा ना मैं स्टोरी तो आपसे बैलेंस नहीं हो पाएगी स्टोरी। तो कैथोड वेथोड को तो अपन चेंज नहीं कर रहे। कैथोड तो अपन ने कर दिया नियत, एक पर्टिकुलर धातु का। चलो उसकी बात ही नहीं करें। अब साहब कुंजी उंजी के ऑन कर दी अपन ने। अब कुंजी के ऑन करके हम कैथोड पर प्रकाश आपतित करते हैं या आपतित होने देते हैं, जो भी है जब हम प्रकाश आपतित होने देते हैं, अब देखना ध्यान से ना,
आप पर दो चीजें हैं, एक तो प्रकाश की तीव्रता, एक प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है साहब, आपको प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति दोनों पर ही कंट्रोल रखना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जैसे अपन ने तीव्रता को कर दिया नियत, है थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना। तीव्रता प्रकाश की नियत कर दी, प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित हो रहा है, किससे पता पड़ रहा है? प्रकाश विद्युत धारा से। भाई इलेक्ट्रॉन तो दिखता नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगी तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से धारा पैदा होगी। उसके लिए मैंने माइक्रो अमीटर लगा रखा है, इसमें जरा सा विक्षेप आएगा, माइक्रोमीटर है वैसे भी, है ना, इसमें विक्षेप आते हम समझ जाएंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित हो रहा है। तो साहब हमने प्रकाश की तीव्रता को नियत कर दिया, घटना घटित हो रही है, प्रकाश विद्युत धारा मिल रही है। ठीक है साहब, अब हम क्या करते हैं, प्रकाश की आवृत्ति इससे कम करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर मान, जैसे उसको मैंने ν0 लिख दिया, इस आवृत्ति तक प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होती है। मतलब यहां पर माइक्रोमीटर में विक्षेप आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैथोड से उत्सर्जित हो रहे हैं, उसी घटना को अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये सब विशिष्ट आवृत्ति जो मैंने परिभाषा में कही, अब क्यों इसको विशिष्ट कहा उसको समझे। ये विशिष्ट आवृत्ति क्यों विशिष्ट, क्योंकि अब मैं आवृत्ति का मान इससे भी कम करने जा रहा हूं। जब मैं आवृत्ति का मान इस विशेष आवृत्ति से कम करता हूं तो माइक्रोमीटर में धारा 0 हो जाती है, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना बंद हो जाती है। चलो सब ठीक है, यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी प्रकाश विद्युत धारा क्या होगी, 0 हो गई। क्लियर? वापिस आवृत्ति को बढ़ा के देखते हैं, विशिष्ट आवृत्ति पे वापिस प्रकाश विद्युत धारा चालू हो जाती है। फिर वापिस घटा के देखते हैं, प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाती है। चलो सब, इस समय हम क्या करते हैं कि भाई आवृत्ति तीव्रता नियत कर रखी थी, बहुत ध्यान से सुनना, अब उलझी हुई कहानी है। अब इस समय प्रकाश विद्युत धारा 0 होगी, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित नहीं हो रहा। तीव्रता को बढ़ा के देखते हैं, तीव्रता को आप कितना ही बढ़ा लीजिए, घटना घटित नहीं होती, माइक्रोमीटर में विक्षेप नहीं आता, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक है। इससे कम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित नहीं होता है। भले ही हमने तीव्रता बढ़ा के देख ली, भले हम वोल्टेज बढ़ा के देख लें, कुछ भी कर लो आप, इस आवृत्ति से कम, जिसको अपन ने परिभाषा में क्या कहा था, अपन ने कहा ना, जब विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश धात्विक सतह पर आपतित करते हैं तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो साहब हमने सारे प्रयास करके देख लिए, लेकिन इस विशेष आवृत्ति से कम आवृत्ति पर चाहे तीव्रता बढ़ा दो, चाहे वोल्टता बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित नहीं होता है, माइक्रोमीटर में धारा नहीं आती है ना।
माइक्रोमीटर में धारा आने का मतलब प्रकाश विद्युत घटित हो रहा है, और नहीं आने का मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव पैदा नहीं हो रहा है। तो सब अब मैं एक एक चीज आपको, मतलब यहां तो नहीं लेकिन अभी तो स्टार में, तो साहब वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर, जिस पर नहीं, जिससे कम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं, है ना। तो साहब आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की कम से कम आवृत्ति कितनी चाहिए? दहली आवृत्ति के बराबर तो चाहिए ही चाहिए। दहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य को दहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, है ना, दहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा 0। फिलहाल आप कंफ्यूज मत हो, बस आप केवल क्या ध्यान रखो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का एक निश्चित न्यूनतम मान आवश्यक है। इससे कम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। तो वह निश्चित न्यूनतम मान क्या कहलाता है? दहली आवृत्ति। इंपॉर्टेंट परिभाषा है ना, इससे मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको ध्यान रखना। चलो सब, एक प्रेक्षण कंप्लीट हो गया, है ना। अब अगली बात, दहली आवृत्ति का मान धातु की प्रकृति या पदार्थ की प्रकृति व पृष्ठ की अवस्था आदि पर निर्भर करता है, मूलतः पदार्थ की प्रकृति पर। अब स्वाभाविक है दहली आवृत्ति है, दहली या न्यू 0 लिख दो ना शॉर्ट में, अभी तो अपन समझ ही रहे, फिर एक साथ सब बोल ही दूंगा मैं ना, वापस बोलूंगा ना, पहले एक बार समझाए कर दूं मैं ना। न्यू 0 पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति, है ना, पर निर्भर करता है। शॉर्ट में पदार्थ की प्रकृति, पृष्ठ की अवस्था, आपतित प्रकाश की आवृत्ति वगैरह, है ना, इस पर निर्भर करता है। अब देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यार एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता क्यों है, वो इंपॉर्टेंट थी। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि साहब न्यू 0 पदार्थ की प्रकृति पर तो हम जानते हैं, फेरिक का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, सबका इंटरनल लैटिस अलग अलग है, आंतरिक संरचना अलग अलग है। आंतरिक संरचना अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो ऊर्जा भी अलग अलग है, ऊर्जा अलग अलग है, तो आवृत्ति उससे रिलेट तो कर ही रही है कहीं ना कहीं। तो सब ये विशेष बात नहीं है, क्योंकि हर पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति मतलब दहली आवृत्ति का मान अलग अलग होगा, इसमें कोई दम वाली बात नहीं लगी, तो नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। अगली बात है कि सब जब आवृत्ति को आपने किसके बराबर कर दिया? दहली आवृत्ति, ये तो जरूरी है, इतना तो कर ही दिया आपने। अब आवृत्ति आपने दहली आवृत्ति के बराबर कर दी, क्लियर है ना। अब आप क्या करते हो? आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हो। जैसे जैसे आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हो, वैसे वैसे माइक्रोमीटर में धारा का मान बढ़ने लगता है। अब धारा का मान बढ़ तो तभी सकता है जब प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़े। हम तीव्रता बढ़ाते जाते हैं, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती जाती। इसका मतलब धात्विक सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है।
चलो उल्टा करके देख लेते हैं। जब तीव्रता घटाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा घट जाती है। यानी वापस बात वही आ रही है कि धात्विक सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। चलो साहब, क्या पता आवृत्ति से भी ऐसा हो सकता हो, तो क्या करते हैं हम तीव्रता को वापस कांस्टेंट कर देते हैं, लिख रखा है मैंने, नियत कर देते हैं, क्योंकि भाई धारा बढ़नी है तो क्या पता आवृत्ति से भी बढ़ सकती है। तो पहले तो हमने आवृत्ति कितनी कर रखी थी, दिल्ली आवृत्ति के बराबर, और किसको बढ़ा रहे थे, तीव्रता को। तो क्या बढ़ रही थी, प्रकाश विद्युत धारा। हमें लगा कि यार ये धारा बढ़ाने का एक तरीका और हो सकता है, आवृत्ति। हम क्या करते हैं, तीव्रता को नियत कर देते हैं, क्लियर, आवृत्ति बढ़ाते हैं। जब आप आवृत्ति बढ़ाते हो तो धारा नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये हुआ धात्विक सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती, या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सब प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तीव्रता, नॉट डिपेंड ऑन आवृत्ति, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करते। इंपॉर्टेंट बात है सब, ये ध्यान रखनी पड़ेगी अपने। जो जो ध्यान रखनी पड़ेगी उनको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं, है ना, आपको ध्यान रखनी है। जो ध्यान नहीं रखनी उनको इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा, ठीक है। अब आ गया जो सब, ये भी आपने देख लिया। आगे अगर हम वोल्टता को कम कर दें, नगण्य कर दें, वोल्टता को नगण्य करते तो हमने पॉजिटिव की पावर को घटा दिया। ये पॉजिटिव एनोड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इस पॉजिटिव की पावर को हमने कम कर दिया, बिल्कुल नगण्य कर दिया। उसके बावजूद भी प्रकाश विद्युत धारा आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है साहब, ये भी सामान्य सी बात है ना। वोल्टता नगण्य है ना, बट प्रकाश विद्युत धारा डज नॉट इक्वल टू 0। वोल्टता तो नगण्य है, लेकिन प्रकाश विद्युत धारा है वो 0 नहीं हो रही। ऐसा हो सकता है कैसे साहब, जब आप प्रकाश डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से बाहर निकलेंगे डेफिनेटली। अब आपतित प्रकाश की ऊर्जा इनको धात्विक सतह से बाहर निकालती है, क्लियर। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कार्यफलन के बराबर, यानी कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब धातु के सतह पर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपतित प्रकाश की ऊर्जा मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, तो स्वाभाविक है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो वह इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालेगा, ठीक है ना। शेष 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इनके पास गति ऊर्जा भी होती है। गति ऊर्जा होती है तो ये अपने पास उपस्थित गति ऊर्जा से स्वतः कहाँ जाते हैं, एनोड की तरफ आ जाते हैं, है ना। तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, ठीक है साहब। ये विशेष बात नहीं रही। जो विशेष नहीं रही उसको हमने, जैसे अपन ने समझ लिया कि अब मैंने तो जब लिखवाया भी तो डायरेक्ट समझा के लिखवा दिया ना कि साहब ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं
तो उसमें मैंने ही एक्सप्लेन कर दिया ही है, तो अपने को स्वाभाविक है इसको इश्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये विशेष बात नहीं रही, या इस बात में कोई विशेषता नहीं है कि साहब ये इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं। वो तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब काइनेटिक एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन उस काइनेटिक एनर्जी से यहाँ आ सकता है, भले आपकी वोल्टता अल्प हो। अगली बात, जब वोल्टता बढ़ाते हैं तो शुरू में तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है, फिर प्रकाश विद्युत धारा नियत हो जाती है। इसको भी समझना कोई कठिन काम नहीं है। कैसे समझना कठिन काम नहीं? अब जैसे ऐसे समझ लो, मान लो प्रति सेकंड, सब उदाहरण के लिए 200 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, क्लियर, प्रति सेकंड। अब सभी 200 इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी हो ये तो जरूरी नहीं है, सभी 200 के पास काइनेटिक एनर्जी हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए 25-50 इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो 25-50 इलेक्ट्रॉन तो अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण कहां पहुंच रहे हैं? एनोड पर पहुंच रहे हैं। अब रिमेनिंग जो बचते हैं, मान लो 200 में से अपने 50 अपनी काइनेटिक एनर्जी से वहां पहुंच गए। अब जो बचते हैं 150 इलेक्ट्रॉन, उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो वो कहां? कैथोड पर ही पड़े रहेंगे, वहीं विराम अवस्था में रहेंगे, है ना। लेकिन जब आप वोल्टता आरोपित करोगे तो हम जानते हैं आरोपित वोल्टता से आवेश वाहक को गति ऊर्जा उपलब्ध होती है, क्यू बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। आरोपित वोल्टता उन धात्विक सतह पर या कैथोड पर स्थित इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान कर देता है, तो वो भी आ जाएंगे। स्वाभाविक स्थिति जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो प्रारंभ में प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी, क्योंकि स्वतः आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 200 में से 50 है। 150 इलेक्ट्रॉन तो कैथोड पर ही स्थित हैं, तो आप वोल्टता बढ़ाते हैं, वोल्टता द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? एनोड की तरफ, इससे धारा बढ़ जाती है। लेकिन कब तक? प्रति सेकंड 200 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो आप प्रति सेकंड 200 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लो। अब ये तो हो नहीं सकता कि प्रति सेकंड 200 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हो और आप 400 अवशोषित कर लो। भाई होते ही 200 हैं, तो प्रति सेकंड आप 400 कैसे कलेक्ट करोगे? तो यही यहाँ हुआ कि जब वोल्टता बढ़ाई तो प्रारंभ में धारा बढ़ी। अब जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होने लगे एनोड पर, बस उसके बाद धारा क्या हो जाती? नियत हो जाती। तो कहने का मतलब ये विशेष नहीं है, जो विशेष नहीं है उसको उसी तरह से अपन ले रहे हैं, ठीक है ना। अगली बात देखो, थोड़ा सा क्या सब काम तो टिपिकल है, मैं भाई एक बार फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, बाकी अब क्योंकि मेरे आगे समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे दिक्कत होगी मुझे। नेक्स्ट अगली बात है कि जब आप इस पर प्रकाश आपतित करते हो तो प्रकाश आपतित करते ही तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी समय पश्चता नहीं है। 10⁻⁻8 सेकंड का समय लगता है, जिससे अपन कह सकते हैं नगण्य टाइम कह सकते हैं। मतलब इतना समय लगता है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में। ये बड़ी हैरत वाली बात है कि साहब जैसे ही प्रकाश आपतित हुआ तुरंत धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। ऐसा कैसे? इस बात को आगे विचार में लिया जाएगा, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूं, आपको याद रखना है ना, क्लियर। ये जो जो याद रखना है उसको इंपॉर्टेंट में लिया जा रहा है, क्लियर है ना। अब अगली बात आओ, ठीक।
अगली बात में, चलो मेरे पास स्पेस है, कलर चेंज कर लेता हूँ, स्पेस नहीं भी होती तो कलर से मैनेज हो जाता है। अगली बात, अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन सुनो आप, फिर उसके बाद अगली बात कहूंगा मैं, है ना। ये अंतक वोल्टा है ना, या दूसरा नाम है इसका निरोधी विभव, अंग्रेजी में से कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। इसको V0 से दर्शाते हैं, V0। अब ध्यान से सुनना सर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आपके काम की चीज है ना। व्हाइट वाले इंपॉर्टेंट अलग है, रेड वाला इंपॉर्टेंट फिलहाल अलग मान। ये आपको पढ़ के जाना है, डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अभी एक बार और मैं पहले चीज समझा दूं सारी, फिर मैं आपको सब कर दूंगा क्लियर के कौन सी चीज पढ़ के जानी कौन सी नहीं। अंतक वोल्टता यानी, अब ध्यान से सुनेंगे, हम क्या करते हैं, दिक् परिवर्तक का उपयोग करके अब कैथोड व एनोड की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। ये लो, पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं का मतलब, यहां भी हटा देता हूं, एक मिनट यार, एक तो है ना, पोलैरिटी को चलो ये लीजिए सर, है ना। अब ध्यान से देखना पहले आप, अब कैथोड की पोलैरिटी को तो कर देते हैं प्लस, प्लस करने के लिए P को जोड़ दें S से और Q को जोड़ दें R से। अब एनोड की पोलैरिटी तो होगी नेगेटिव और कैथोड की पोलैरिटी होगी पॉजिटिव, उल्टी होगी सब। ध्यान से आराम से, मैं भी इसको स्लो ही सुनाना चाहता हूं। तो हम पोलैरिटी को चेंज करते हैं। जैसे हम पोलैरिटी को चेंज करते हैं, इनिशियली, एक मिनट, इसको उसी से लिखो, दूसरे कलर से मिक्सअप नहीं होना चाहिए ना। इनिशियली है ना, I 0 नहीं होती। भाई आपका और मेरा सोचना यही था कि अगर एनोड को हम पॉजिटिव से नेगेटिव में रूपांतरित कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से अब इलेक्ट्रॉन इससे रिपल होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इससे प्रतिकर्षित होने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने इसकी पोलैरिटी क्या कर दी, नेगेटिव कर दी। क्लियर? लेकिन प्रतिकर्षित होते तो प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जानी चाहिए। प्रकाश विद्युत धारा शुरू में 0 नहीं हुई। क्या रीजन है साहब? इसका रीजन हम समझते हैं, हम समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ जाता है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के पास है काइनेटिक एनर्जी। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो आपके विरोध को झेल सकने की क्षमता रखता है। एनोड इस समय विरोध कर रहा है, पहले तो एनोड संग्राहक था, संग्रह करता था, लेकिन अब तो वह रिपल कर रहा है। तो सब एनोड अब रिपल कर रहा है, फिर भी धारा आ रही है, तो भाई इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। इसलिए इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट के ऋण होने के बावजूद भी उस पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। अभी जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि चलते ट्रक को रोक दो, आप नहीं रोक सकते। इससे नहीं रोक सकते क्योंकि चलते ट्रक के पास काइनेटिक एनर्जी है और आप रोकने की क्षमता में नहीं है, तो आप अकेले से चलता ट्रक रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल क्लियर है? चलो सब, अब हम क्या करते हैं,
ये पोलैरिटी चेंज करके संग्राहक प्लेट कहूंगा मैं, एनोड को कहूंगा, एनोड को अपन बोलेंगे संग्राहक प्लेट, है ना सर? ठीक है। अब हम संग्राहक प्लेट की ऋण वोल्टता को बढ़ाते हैं, नेगेटिव पोलैरिटी को पावरफुल करते हैं। जब ऋण वोल्टता को हम बढ़ाते हैं तो धारा घटने लगती है और एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पर प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाती है। क्यों योगी साहब? स्वाभाविक है, ऋण वोल्टता द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा के बराबर हो चुका है। अभी मैंने आपसे कहा था कि एक आदमी को खड़ा कर दे ट्रक नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप 4 बुलडोजर खड़े कर दें ट्रक के सामने तो ट्रक को रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो उसके सामने सिचुएशन है वो शक्तिशाली है। या यूं कहें कि साहब बहुत मोटी दीवार बना दें, 5 से 8 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार बना दें तो ट्रक को टकरा के रुकना ही पड़ेगा। तो ट्रक के पास काइनेटिक एनर्जी तो पहले भी थी, काइनेटिक एनर्जी अब भी है। पहले आप अकेले सामने थे, आपकी सामर्थ्य न थी, उसकी गति ऊर्जा की तुलना में आपके पास जो ऊर्जा हो सकती थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब उसकी गति ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा वाला सामने स्थित है। उसकी गति ऊर्जा जितना ही कार्य कोई विपरीत दिशा में कर देगा, मान लीजिए ट्रक की गति ऊर्जा 100 जूल है, दिले 100 जूल कार्य उस पर विपरीत दिशा में कोई कर देगा तो ट्रक को रुकना ही पड़ेगा। ब्रेक का यही फेनोमिना है, यही मैकेनिज्म है जिसे ब्रेक कहते हैं। ब्रेक में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा देते हैं, है ना, और फोर्स द्वारा उतना ही वर्क हो जाता है जितनी आगे की तरफ काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए तो कई बार आप देखते हो साइकिल वगैरह ब्रेक लगाने पर साइकिल की रिम गर्म हो जाती है। तो यू डन वर्क अपोजिट टू काइनेटिक एनर्जी, अपोजिट टू मोशन। आपने कार्य किया गति के विरुद्ध, और उतना ही जितनी गतिशील वस्तु में गति ऊर्जा थी। तो गतिशील वस्तु में गति ऊर्जा जितना कार्य आप विपरीत दिशा में करेंगे तो वस्तु को रुकना पड़ेगा। तो साहब शुरू में जब हमने पोलैरिटी चेंज की, पोलैरिटी चेंज करते समय हमने देखा करंट मिल रही थी। उसका रीजन है कि साहब इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, वह काइनेटिक एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के यानी संग्राहक प्लेट के विरोध के बावजूद वहां पे कलेक्ट होते हैं। फिर हम नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते हैं, नेगेटिव वोल्टता को बढ़ाते हैं और एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पर यानी ऋणात्मक वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाती है। अब प्रकाश विद्युत धारा, इसका मतलब विभवांतर द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा के बराबर हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जितने काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी उतनी विपरीत दिशा में कार्य कौन कर रहा है, विभवांतर। इसीलिए तो क्या 0 होगी, प्रकाश विद्युत धारा 0 होगी। तो सब संग्राहक प्लेट, ये याद रखना सब बहुत काम की चीज है, संग्राहक प्लेट की ऋणात्मक वोल्टता का, या वोल्टता भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, संग्राहक प्लेट की ऋणात्मक वोल्टता का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाए उससे निरोधी या अंतक वोल्टता V0 कहते हैं। V0 द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तभी जाके प्रकाश विद्युत धारा 0 होगी, वरना नहीं हो सकती। वो मैंने सारा फेनोमेना आपको समझा ही दिया।
ट्रक से समझा दिया, दीवार से समझा दिया, सब तरह से समझ दिया, है ना। तो सब ये परिभाषा इंपॉर्टेंट। अंतक विभव का मान प्रकाश पदार्थ की प्रकृति और आवृत्ति पर निर्भर करता है ना। आवृत्ति पर निर्भरता तो अभी समझाऊंगा इसी में। पदार्थ की प्रकृति, अलग अलग पदार्थ के लिए कट ऑफ वोल्टेज यानी अंतक वोल्टता या निरोधी विभव अलग अलग होता है। क्लियर सब, है ना। तो सब एक बार इस डेफिनेशन को समझ लें। ध्रुवता चेंज की, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया। करंट इनिशियली जीरो नहीं होती, लेकिन ऋणात्मक वोल्टता में वृद्धि करते हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टता पर करंट जीरो हो जाती है। तो संग्राहक प्लेट की ऋणात्मक वोल्टता का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो उसे अंतक या निरोधी वोल्टता कहते हैं। निरोधी वोल्टता द्वारा किया गया कार्य उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा के बराबर होता है। निरोधी वो V0 पदार्थ की प्रकृति व आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो सब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहली ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कार्यफलन, दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दहली आवृत्ति, तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अंतक या निरोधी वोल्टता। ध्यान रखना तीनों ही आएंगी, है ना। अब सब मैं लगभग अंतिम बात करने जा रहा हूं, लगभग अंतिम बात। ये सीन है सब, इस सीन में आपने जमा रखा है, यही मैंने चित्र में भी दिखा रखा है। प्रकाश विद्युत धारा नहीं आ रही। कितनी है प्रकाश विद्युत धारा? जीरो है। क्यों जीरो है? एक बार कारण समझ लो। गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, गति ऊर्जा किसके बराबर है? संग्राहक प्लेट द्वारा किए गए कार्य के बराबर, या यूं कह दें ऋणात्मक वोल्टता द्वारा किए गए कार्य के बराबर। ठीक है सर। और गति ऊर्जा और ये दोनों बराबर होगी, ऐसे धारा क्या होगी? जीरो होगी। अब हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से। हमें पता था कि प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो हम क्या करते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा के देखते हैं। जब हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि से या वृद्धि करने के बावजूद धारा जीरो ही रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपतित प्रकाश की तीव्रता प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ा सकती है, लेकिन गति ऊर्जा नहीं बढ़ा सकती। अगर ये गति ऊर्जा बढ़ा देती तो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट तक पहुंच जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट तक पहुंच जाते हैं तो फिर धारा शून्य नहीं रहती। तो ये तो हम पहले से विश्लेषण कर ही चुके कि सब प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इस उद्देश्य को लेते हुए ही हमने इस समय जब वोल्टता अंतक वोल्टता के बराबर है, हमने आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा के देखी। तो क्योंकि हमारे प्रेक्षण के मुताबिक प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बड़ी होगी, क्योंकि तो हमने पहले ही देख लिया। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि आई जीरो है, तो आई तो इसलिए जीरो है क्योंकि आई को प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या से थोड़ी मतलब है। इस समय अंतक वोल्टता द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा के बराबर हो चुका, और आपतित प्रकाश की तीव्रता प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ा रही है, लेकिन उनकी गति ऊर्जा में वृद्धि नहीं कर पा रही। अगर गति ऊर्जा में वृद्धि कर जाती तो संग्राहक प्लेट तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते और फिर धारा जीरो न रह पाती। अब हम क्या करते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा के देखते हैं, और आपको हैरत होगा कि जैसे ही हम
आवृत्ति बढ़ाते हैं प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, अब जीरो नहीं रहती। ये क्या नाटक हो गया? इसका मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिविधि बढ़ा रही है। अब हम क्या करते हैं, फिर हम ऋणात्मक वोल्टता बढ़ाते हैं और V0 बढ़ाकर और वापस प्रकाश विद्युत धारा को क्या कर देते हैं, जीरो। अंतक वोल्टता बढ़ा दी हमने। अंतक वोल्टता वो वोल्टता जिस पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाएगी, जीरो। तो पहले -5 वोल्ट था मान लीजिए, अब -8 वोल्ट कर दिया, वापस धारा क्या होगी, जीरो की। फिर हम क्या करते हैं, आवृत्ति को फिर बढ़ा के देखते हैं और आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो वापस प्रकाश विद्युत धारा चालू हो जाती है। अब तो क्लियर हो गया कि सब आपतित प्रकाश की आवृत्ति उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा में वृद्धि करती है, या यूं कहते हैं उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीव्रता से तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, तो फिर यह भी कह सकते हैं कि तीव्रता पर नहीं। ये जो टास्क है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब क्या है सब, मैंने आपको 1 बात 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बातों में देखो, अब मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम आपको कलेक्ट करके दिखाता हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है ना, है ना। अब इसमें वह बातें जिनको आगे प्रोसीड करना है, एक मिनट, केवल उन बातों को प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में लिखेंगे जिन्हें हम आगे ले जाएंगे अनसुलझी कहानियों के रूप में या अनसुलझे तथ्य के रूप में। अब देखो, जो सुलझ गए वो इधर लिख देता हूं, है ना, सुलझे हुए तथ्य, और जो ना सुलझे वो इधर लिख देता हूं, है ना। तो इधर तो जो अपन समझ चुके कथन है ना, तो समझे, सॉरी, चलो ऐसे ही लिख देता हूं, उसको टॉपिक डालने की जरूरत नहीं है ना। तो जो जो हम समझ गए वो इधर लिख दूंगा या इधर बता के राइट कर दूंगा, और जो ना समझे इधर। देखो साहब, पहला प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम नंबर 1, पहला नियम, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है दहली आवृत्ति कहलाती है ना। दहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य λ0 को दहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो साहब ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको समझा दिया गया है ना। तो वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न न हो दहली आवृत्ति ν0 कहलाती है। ध्यान रखेंगे आप, है ना, समझ गए। दहली आवृत्ति पदार्थ की प्रकृति व पृष्ठ की अवस्था पर निर्भर करती, समझ चुके हम। अलग अलग पदार्थ की संरचना अलग अलग है, तो स्वाभाविक है दहली आवृत्ति अलग अलग के लिए, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगी, उसमें कोई विशेष बात नहीं। तो तथ्य नंबर 1 ये हम समझ गए, है ना, 2 डैश लिख दिया मैंने, है ना, उसको 2 डैश लिख देते हैं, ठीक है।
अब आ जाओ तथ्य नंबर 3, इधर डैश डैश लिख देता हूं, है ना। अगर दोनों के बीच में यानी एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टता नगण्य भी हो तो भी प्रकाश विद्युत धारा उपलब्ध होती, प्राप्त होती। उसकी बात हम समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास गति ऊर्जा होती है तो आपका वोल्ट विभवांतर नगण्य भी होता है तो भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाता है ना। ये भी हम समझ चुके कि काइनेटिक एनर्जी के कारण पहुंच जाता है। चौथा है ना, चौथे में हमने बात की कि साहब वोल्टता बढ़ाते हैं प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी, बढ़ती है वास्तव में। हमने 200-150 से न्यूमेरिकल से इलेक्ट्रॉन से समझा दिया, पर वोल्टता के एक मान के पश्चात धारा प्रकाश विद्युत धारा नियत हो जाए। तो मैंने आपको बताया था अगर प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या 200 है, 30-40 तो मान लीजिए गति ऊर्जा के कारण स्वतः पहुंच गए, लेकिन शेष जो न पहुंचे उन्हें विभवांतर आरोपित कर गति ऊर्जा प्रदान करके एनोड तक पहुंचवाया जाता है। उसमें कोई नई बात नहीं, ऐसा होता है ना। अगली बात, प्रकाश आपतित करते ही तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। इस घटना में कोई समय पश्चता नहीं पाई गई, मतलब मात्र 10⁻⁻8 सेकंड का समय लगता है। ये बात विशेष है, ऐसा क्यों हुआ, इतने कम समय में ऐसा क्यों हो रहा है ना। अगली बात बताई दी, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती, यह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। यह आपको समझा दिया है ना। चौथी बात मैं आपको बता दिया कि सब फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है ना आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीव्रता पर नहीं, है ना। इसमें सब आपको अंतक विभव तो बता ही दिया, तो एक डेफिनेशन थी कि साहब जब ध्रुवता चेंज करते हैं तो संग्राहक प्लेट की ऋणात्मक वोल्टता का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है उसे अंतक वोल्टता कहते हैं। इसका मान पदार्थ की प्रकृति और आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति पर निर्भरता बताई दी मैंने, जैसे बताया आवृत्ति बढ़ाई, आवृत्ति बढ़ाते ही स्वाभाविक रूप से प्रकाश विद्युत धारा मिल गई। तो अपन ने बता दिया कि साहब अंतक विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर भी निर्भर करता है तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता। तो कहने का मतलब ये जो चार बातें हैं जो विश्लेषण में अपन ने निकाली, इन चार बातों को आपको तथ्य के रूप में या अनसुलझे तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना है कि साहब प्रकाश विद्युत प्रभाव की ये चार बातें हैं जो सुलझी नहीं या समझी नहीं जा पा रही। दहली आवृत्ति, समय पश्चता, प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये गति ऊर्जा, ये चार बातें समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ। इन्हीं को मैं ग्राफ से दिखा देता हूं। तो देखो पहले तीव्रता वाले ग्राफ दिखा देता हूं, तीव्रता का प्रभाव है ना। ग्राफ वगैरह भी थोड़े से काम के हैं तो देख लो आप, है ना। तीव्रता का प्रभाव ग्राफ से देख लें आप। एक तो सीधा सीधा ये देखें, है ना, ये आवृत्ति है ना और अंतक वोल्टता है ना, ये अंतक वोल्टता और ये आवृत्ति, ठीक है। तो इसमें तीव्रता का प्रभाव तो
बैठेगा ही नहीं। तीव्रता का प्रभाव में तो अपन को, चलो तीव्रता के प्रभाव में तो अलग ले लेते हैं, धारा, अब प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता यूं ले, है ना। तीव्रता के प्रभाव में ये तो आवृत्ति का इम्पैक्ट आ गया ना सब, है ना। तो तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा, चलो खटाखट बनाते, कोई खास बात नहीं है ना। देखो सब दो चीजें हैं, चलो यूं बना लेते हैं, है ना। तीव्रता बढ़ाएंगे, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। आपतित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा, इसको इतना बड़ा लिखने की तो जरूरत नहीं है, पर लिख देते हैं प्रकाश विद्युत धारा, है ना। ये सब तीव्रता बढ़ाते हैं, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती, लिख ही रखा है अपन ने, है ना। ये लिख रखा, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इस सेंटर से आना चाहिए, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से उसको चालू कर देता हूं। अरे यार, है ना। ये लो सब, एक ग्राफ तो ये हो गया जिसमें तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा, और ये प्रूव हो गया प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। एक और ग्राफ है ना, तीव्रता पर डिपेंडेंट, है ना। इसको थोड़ा सा आगे कर लूं, यूं कर लेते हैं इसको, प्रकाश विद्युत धारा, ये वोल्टता है ना, तो वोल्टता, और ये प्रकाश विद्युत धारा, है ना, स्मॉल आई, क्लियर। अब देखो ये दिल्ली, ये यूं कह दें अंतक वोल्टता। अब देखो आप वोल्टता बढ़ाओगे, धारा बढ़ेगी, फिर एक कांस्टेंट हो जाएगी, वही 200 इलेक्ट्रॉन वाला किस्सा। इस समय आपतित प्रकाश की तीव्रता को I1 लिख दिया। अब आप आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओ, देखो आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने से गति ऊर्जा में चेंज नहीं होगा, देख लो आप, अंतक वोल्टता वही रहेगी, लेकिन प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी। ये देख लो, अब ग्राफ ऊपर चला गया, पर गति ऊर्जा चेंज नहीं हुई। अगला फिर तीव्रता बढ़ाओ, देखो गति ऊर्जा अभी भी चेंज नहीं, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती जा रही है। I3 तीव्रता I2 से ज्यादा है और I2 I1 से ज्यादा है, तो सबसे अधिक तीव्रता I3 है ना। तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती चली जाती, लेकिन अंतक वोल्टता चेंज नहीं होती थी, क्योंकि अंतक वोल्टता तो गति ऊर्जा पे निर्भर करती है। तो तीव्रता के प्रभाव को दो तरीके से दिखा रखा है अपन ने। एक तो ये सिंपल ग्राफ है ना, जहां तीव्रता बढ़ेगी तो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। अब साहब आवृत्ति का प्रभाव है ना, आवृत्ति का प्रभाव, ये ग्राफ भी सब काम की चीज है थोड़ा सा, है ना। अभी ये 4 अनसुलझे सवाल हैं। अभी प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये कैसे हुआ, अभी इनका पता नहीं पड़ रहा। बस अभी तो अपन लेनार्ड और हॉलबॉक्स के प्रायोगिक विश्लेषण के निष्कर्षों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से इस 4 निष्कर्षों को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। शेष 4 अपन ने समझ ही लिए। आवृत्ति का प्रभाव, आवृत्ति के प्रभाव में ये देख लें सब, पहले तो है ना, आवृत्ति व अंतक वोल्टता, ये अंतक वोल्टता और ये आवृत्ति। धातु 1 धातु 2, देखो सर
ये धातु 1 और ये धातु 2। पहली बात तो दोनों की देली आवृत्ति अलग अलग है। ये मैंने आपसे कहा था, हम समझ चुके थे, इससे हमने इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में नहीं डाला। वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, देली आवृत्ति कहलाती है। यानी आपको न्यूनतम आवृत्ति देली आवृत्ति के बराबर चाहिए ही चाहिए। देख लो, अलग अलग धातु के लिए देली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है, दिख रहा है साफ साफ। और देखो, आवृत्ति बढ़ती है तो गति ऊर्जा बढ़ती है, गति ऊर्जा बढ़ती है तो अंतक विभव बढ़ता ही है, क्योंकि अपन ने इधर दिखा रखा है ना, अंतक विभव डायरेक्ट किससे कनेक्ट है? डायरेक्ट गति ऊर्जा से कनेक्ट है। गति ऊर्जा बढ़ेगी तो अंतक वोल्टता बढ़ेगी, और गति ऊर्जा किससे बढ़ती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है ना। तो साहब ये चीज अपन ने यहाँ दिखा दी बाकायदा, क्लियर कि आवृत्ति का प्रभाव में एक तो ये दिखा दिया कि अलग अलग धातु क्या देली आवृत्ति अलग अलग है। एक ये दिखा दिया कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाओगे अंतक वोल्टता बढ़ेगी, मतलब गति ऊर्जा बढ़ेगी। अब इसका क्लियर एग्जाम्पल दे दें अपन। ये बिल्कुल क्लियर ग्राफ है ना, इसमें वही प्रकाश विद्युत धारा वही वाला है ना, ऊपर वाला ही ग्राफ है। और ये वोल्टता, ऋणात्मक वोल्टता का मतलब आप समझ जाते हो, अंतक वोल्टता हो जाती है ऋणात्मक में। अब देखो सब, ये देली आवृत्ति ν01, इस पर अंतक वोल्टता V01 लिख दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा रुको, नीचे लाइन टेढ़ी हो रही हो, उसको मैं सही कर लूँ ना, एक मिनट मिटा के सही लिख दूँ। स्पेस तो हालांकि कमी है, लेकिन क्या एक बार कर तो सही दे उससे। अब देखो, मैंने तो सब मेरी तरफ से समझा दिया है, अब डीपली तो सुनना तो आपका काम है बार बार, है ना। आपको लगे कि साहब यहाँ झोल रह गया तो वो आप पूछ सकते हो, लेकिन अब सुनना समझना तो आपको पड़ेगा ना। उसमें मैं जो समझा सकता था मैंने उसके लिए सारा प्रयास किया है। चलो इसको मैं अलग कलर दे दूं, चलो यहाँ से हो जाएगा मेरा काम येलो, ठीक है। यहाँ लो, अब येलो में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ये वही वोल्टता और ये प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। हाँ सर, अब देली आवृत्ति ν01 उसी की तरह ग्राफ है। ये देली आवृत्ति है ν01, इस समय निरोधी वोल्टता है V01, क्लियर। आवृत्ति बढ़ाते हैं, आवृत्ति बढ़ाते हैं तो गति ऊर्जा बढ़ती है, और गति ऊर्जा बढ़ेगी तो निरोधी वो बढ़ेगा। देखो आप, आवृत्ति बढ़ाई, गति ऊर्जा बढ़ी, धारा नहीं बढ़ी। ये ν02, ये V02, गति ऊर्जा बढ़ गई, धारा नहीं बढ़ी। यानी प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। देखो धारा नहीं बढ़ रही, धारा यहीं आके फिक्स होगी। आवृत्ति फिर बढ़ा के देखते हैं, आवृत्ति बढ़ाते हैं फिर इधर कांस्टेंट ही मानो ना। ये आवृत्ति बढ़ाई, ν0 थी, देखो निरोधी वो बढ़ जाता है, यानी गति ऊर्जा
बढ़ जाती है। इससे देख लो, इधर लिख देता हूं, EV0 बराबर हाफ m VM स्क्वायर। इससे देख लो आप, है ना। तो न्यू0 न्यू1 न्यू2 लिख देते हैं इसको। जीरो देली आवृत्ति थोड़ी है ना, आवृत्ति देखनी अपने को, है ना। देली आवृत्ति लिख दिया मैंने, तो ये 0 हटा देते हैं ना। 0 से अपने को मतलब ही नहीं है। एक मिनट, वो सिंबल क्या है, देली आवृत्ति का बन जाता है ना, इसलिए वो हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। ओनली आवृत्ति है ना। देली आवृत्ति का क्या मकसद है यहाँ पे, ये लो सर, ये न्यू1, ये न्यू2, ये न्यू3, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हो, है ना, न्यू3 ग्रेटर देन न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1, वैसे वैसे अंतक वोल्टता बढ़ती जाती है। अंतक वोल्टता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो स्वाभाविक है, जैसे जैसे आप आवृत्ति बढ़ा रहे हो वैसे वैसे गति ऊर्जा बढ़ रही है। फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है ना साहब, तीव्रता पर नहीं। तीव्रता से इस पर कोई लेना देना नहीं। अब देखो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ती। ये देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो किससे बढ़ती है, तीव्रता से। तो देखो धारा नहीं बढ़ी, यहां तो धारा बढ़ रही थी, ये देखो, ये फिर ये धारा बढ़ती जा रही है ना। यहां धारा नहीं बढ़ रही, धारा वही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जा रही है। तो सब प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो तीव्रता पर ही निर्भर करती है, तो धारा तो तीव्रता से बढ़ेगी, लेकिन गति ऊर्जा अब। तो ये ग्राफ है, ग्राफ भी वही चार बातों को दे रहे हैं, बता रहे हैं। अब ये चार बातों का आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये चार बातें क्यों समझाई नहीं जा सकरी, क्या समस्या आ रही है, तरंग सिद्धांत से समझाने की कोशिश करें, फिर आगे की बातें करें। तो आज इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।